सो स्टार्ट करते हैं. दैट इज आई थिंक इट इज अ चैप्टर 4. आई थिंक चैप्टर 4 है ना ये. यस, दैट इज अ चैप्टर 4, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग वी आई. ठीक है. सो इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब कोई डेवलपर ने कोई वी आई बनाई है, ठीक है, तो वो अगर आपको मिलती है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है, एक समस्या आती है कि समय के साथ साथ ना उसमें कोई फीचर कुछ ऐड करने हैं. ठीक है. ठीक है. तो बिना किसी डिज़ाइन के वो फीचर जोड़ दिए जाते हैं. ठीक है. और जब वो जोड़ दिए जाते हैं तो आगे चलकर इसमें क्या होता है, फीचर जोड़ने से फिर और कोई अगर आपको फीचर ऐड करना तो उसमें मुश्किल होती है. ठीक है. तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि जब आप नए फीचर ऐड करते हैं और जल्दी जल्दी में फीचर ऐड करके छोड़ देते हैं, सो फिर उसके बाद जो आपको फीचर ऐड करने पड़ते हैं, सो उसमें प्रॉब्लम आती है. दैट इज सॉफ्टवेयर डिके. ठीक है. इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो ऐसे कर सकते हैं रिफैक्टर करके. मतलब एक सोल्यूशन इसका, वन सोल्यूशन इज सॉफ्टवेयर डिके इज रिफैक्टर द सॉफ्टवेयर. ठीक है. रिफैक्टरिंग का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर को फिर से इस तरह डिजाइन करना कि ज़्यादा पढ़ने योग्य हो, मतलब रीडेबल हो. ठीक है. और मेंटेनेबल हो. जैसे रीडेबल तो हो, मेंटेनेबल हो कि अगर उसमें आपने कोई कोड बनाया है तो उस कोड को अगर मुझे मेंटेन करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो मुझे ज़्यादा चेंजेस करने की नीड ना पड़े. ठीक है. मेंटेनेबल किया जा सके ताकि फ्यूचर में कुछ चेंजेस करें तो ज़्यादा कॉस्टिंग ना आए उस चीज़ को लेके. ठीक है. सो इसको क्या कहते हैं, हाँ, रिफ्रैक्टिंग में वीआई के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको इस तरह बदला जा सकता है कि उसका व्यवहार, मतलब उसका जो लॉजिक है वो चेंज ना हो. ठीक है. और कोड ज़्यादा साफ रहे और समझने में आसानी हो. सो रिफैक्टरिंग में देखेंगे हम कि जैसे, हाँ, एक सेकंड. ठीक है. सो एक एग्जांपल भी हम देखेंगे, ठीक, कैसे हो रहा है. ठीक है. कुछ लंबे समय तक चलने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं. ठीक है. तो उसमें रीडेबिलिटी का ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है. सो क्यों, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कोड में पढ़ने और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, डीबग करने में जो कॉस्टिंग आती है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर की को रन करने से ज़्यादा कॉस्टिंग से ज़्यादा पड़ता है. ठीक है. जो कॉस्ट सॉफ्टवेयर को रन करने में आई है उससे ज़्यादा कॉस्ट, मतलब महंगा पड़ता है वो डीबग करना. ठीक है. अगर कोड रीडेबल है, मेंटेनेबल है, तो वो ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है और दूसरे को समझने में भी आसानी होती है. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो मोस्टली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को शुरू में बनाने के कंपैरिजन में अगर देखें, उसको वो करना, डीबग करना, ठीक है, उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं. ठीक है. सो इसलिए ऐसे वीआई हमें बनाने चाहिए जो कि रीडेबल हो और बदलने में आसानी हो. ठीक है. ठीक है. ऐसे वीआईस को हम ज़्यादा वो मानते हैं कि अच्छा मानते हैं. जैसे एग्जांपल लें इस वीआई का. ठीक है. कि इस वीआई में कुछ क्या हुआ है कि एक वेरिएबल है, ठीक है, वन डी अरे है. इसमें कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भी करेंगे तो चलेगा. मतलब समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ एक केस स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कनेक्टेड है. अगर मुझे पता है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू के अंदर ये चीज़ है तो मैं ये ट्रू केस क्यों लगाऊं. रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. और एक चीज़ यहाँ की गई है कि एरे लिया है, एरे को, इस एरे को इसमें बंडल किया है, बंडल करके देन अनबंडल किया है. ठीक है. और ये फोर लूप में किया है. फोर लूप जो यहाँ यूज हो रहा है वो हम यहाँ भी कर सकते हैं. ओके. सो ये सारी चीजें जो है ना, हम यहाँ पे रिसोर्सेज बचा सकते हैं. ओके. सो जैसे ये देखा जाए, इस कोड को जो क्या बोलते हैं उसको, रिफैक्टरिंग करने के बाद ये कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा. रिफैक्टर्ड इनएट कोड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. देखो इसमें क्या क्या रिसोर्सेज थे जो इसने हटा दिए, की स्ट्रक्चर हटा दिया इसने, और ये जो अनबंडल बंडल हो रहा था ये हटा दिया. जो एक्स्ट्रा फोर लूप यहाँ पे यूज हो रहा है नीचे नीचे वाले केस में वो इसने हटा दिया. ओके.
और देखो कितना रीडेबल है कोड, ठीक है। रीडेबल भी है, मेंटेनेबल भी है, कि अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो आप इजिली ऐड ऑन कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चीजें हैं। ये जो एक प्रोसेस है, एक फ्लो है, ठीक है, फ्लो चार्ट है, जिसको हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी वे को रिफैक्टर कर सकते हैं। इसमें क्या है, कोई ब्लॉक डायग्राम है, उसको आपने इम्प्रूव किया, उसको फिर आपने टेस्ट किया, और वो वी आई एक्सेप्टेबल है, मतलब ठीक ठाक लगी, रीडेबल है, मेंटेनेबल है। सो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उस फीचर को ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे उस वी आई को। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वापस से इम्प्रूव करेंगे, टेस्ट करेंगे, एंड देन ये साइकिल चलती रहेगी। व्हेन ये वी आई एक्सेप्टेबल होगी, मेंटेनेबल, रीडेबल, देन हम फिर उसमें फीचर ऐड करेंगे या उस वी आई को यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे डिसऑर्गेनाइज है या पुअरली डिजाइन ब्लॉक डायग्राम, उसको इम्प्रूव करके इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड वीआई एंड रीलोकेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी रिलोकेट करके, ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। You also can create a sub VI for section of the VI that are disorganized, जो disorganized है उसको आप एज ए सब VI बना सकते हैं। प्लेस कमेंट्स ऑन एरिया ऑफ वी आई दैट आर डिसऑर्गेनाइज्ड टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ वी आई। कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा ही होच पोच है, मतलब कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे वायर इधर उधर हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्लैरिटी मिलेगी, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, कि अगर कोई नेक्स्ट यूज़र उसको पढ़ता है, नेक्स्ट डेवलपर उसको रीड करता है, ठीक है, तो वो आसानी से उसको रीड कर पाए। सो ओवरली लार्ज ब्लॉक डायग्राम, जो लार्ज ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं। सो जैसे अब कुछ ज़्यादा ही लार्ज बना दिया, कुछ कोई छोटा सा कोड है जो बहुत छोटे एरिया में आ सकता है, उसको काफ़ी बड़ा बना दिया कि वो स्क्रीन में फिट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, रीडेबिलिटी नहीं बढ़ती है, पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है इधर से उधर, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वी आई को स्मॉल बनाया जाए, ठीक है, ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। द एक्ट ऑफ स्क्रॉलिंग कॉम्प्लिकेट्स रीडिंग अ ब्लॉक डायग्राम। तुम भी अगर देखोगे, जब नेक्स्ट बड़ा कोड अगर आप देखोगे, सो उसमें क्या होता है ना, कि बड़े कोड में रीड करने के लिए बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, देन आगे मूव करते हैं, तो फिर ये देखना होता है कि पीछे क्या था, ठीक है। तो अगर वही चीज़ें कॉम्पैक्ट चीज उसमें रहेंगी, छोटे उसमें रहेंगी, ठीक है, सो वो रीड करने में आसानी होगी, ठीक है। और भी और क्या टेक्निक है कि हम जो बड़ा हो चुका है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बड़ा हो चुका है, उसको कैसे कर सकते हैं, कि हम सबवे बना सकते हैं, ठीक है, जो बड़ी कर रही है चीज़ों को भी, कुछ कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा है जो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, उसके सबवे बना सकते हैं, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो कि बहुत आसान होगा रीड करने में, ठीक है। सो हाँ, पुअरली नेम्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे न्यूमेरिक ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है, ये पुअर नेम है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, रीडेबिलिटी नहीं बढ़ती है। जब डेवलपर कोई सेकंड डेवलपर आएगा तो उसको कोड को देखेगा तो न्यूमेरिक से उसको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें वहाँ पे एक लेबल होगा, ठीक है, उसका, ठीक है, लेबल होगा, तो इजीली उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ड्यूटी सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये बोलेंगे हम, इसे मीनिंगफुल नेम है इस कंट्रोल का, कि समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे ड्यूटी का सीरियल नंबर आता है या एंटर किया जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे नेम्स है वीआई के, ये भी इम्पोर्टेंट है रीडेबिलिटी में, ठीक है। ये जैसे इसमें देखा जाए, पहले वाले में माई ए क्यू ए सी क्यू डॉट वी आई है, समझ नहीं आ रहा, माई एक्विजिशन है, ठीक है, लेकिन कैसा, माई क्या, समझ नहीं आ रहा, पुअरली नेम वी आई, ठीक है। सेकेंडली जो है, वो थोड़ा मीनिंगफुल है, ठीक है, लिखा है इसमें एक्विजिशन विंडो टेम्परेचर वी आई, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आइकन जो है वो रीडेबिलिटी को शो नहीं कर रहा है, आइकन से समझ नहीं आ रहा। थर्ड वन है जिसमें नेमिंग भी बहुत अच्छे से की गई है एसबीआई की, एंड इसका आइकन भी बहुत बढ़िया है, मतलब आइकन से भी समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ एक्विजिशन हो रही होगी, या टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ परफॉर्म हो रहा होगा इसमें, ठीक है। अननेसेसरी लॉजिक, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं,
जैसे इसमें केस स्ट्रक्चर है, केस स्ट्रक्चर लगाया गया है और बाय डिफॉल्ट एक कॉन्स्टेंट टू लगाया गया है। तो व्हाट इज द मेन एयर ऑफ द केस स्ट्रक्चर, क्या मतलब रह गया केस स्ट्रक्चर लगाने का? पता है कि केस ट्रू ही चलने वाला है हमेशा, तो इस केस को हटा दीजिए। ठीक है, अननेसेसरी लॉजिक है एक तरीके से, स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कंज्यूम करेंगे तो कोड रन होने में जितना टाइम ले रहा है उससे ज़्यादा टाइम लेने लगेगा। ठीक है, मोस्टली कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम रिसोर्सेज यूज़ किया जाए। डुप्लीकेटेड लॉजिक, ठीक है, अगर आप कुछ आपका कोई कोड में कोई लॉजिक है कोई छोटा, ठीक है, जो बार बार अलग अलग जगह पर रिपीट हो रहा है, तो उस डुप्लीकेशन को रिप्लेस कर सकते हैं एज अ सब वी आई। उसको अगर बना लें तो छोटी सब वी आई और आइकन के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ अगर उसे लगाया जाए तो वो रीडेबिलिटी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, दिस कैन इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी ऑफ द वी आई। आपको हर एक जगह जाके चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, लैक ऑफ डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग, जैसे आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर या लोकल वेरिएबल यूज करते हैं ब्लॉक डायग्राम में, तो तो वी आई जो है प्रोबेबली डेटा फ्लो को समझ नहीं पाती प्रोग्रामिंग फ्लो में। तो हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, सीक्वेंस स्ट्रक्चर को रिप्लेस करना चाहिए, मतलब सीक्वेंसली ना चल के स्टेट मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहिए, जो हमें डेटा फ्लो को आसानी से समझने में मदद करेगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छा तरीका है। डिलीट लोकल वेरिएबल्स डिलीट कर देने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली उसको कनेक्ट करना चाहिए, अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम हो रहा है रैम पे, तो उस चीज़ को हमें नहीं मतलब करना चाहिए। द द मोस्ट एक्सेप्टेबल यूज ऑफ लोकल वेरिएबल इज टू पास अ कंट्रोल वैल्यू टू एन इंडिकेटर। ठीक है, कि एक वैल्यू को पास करना है कहीं। ठीक है, इंडिकेटर वो एक अच्छा एक्सेप्टेबल मान सकते हैं कि लोकल वेरिएबल का, कि हाँ वो सही अच्छा यूज़ है उसका। अदरवाइज सिर्फ ऐसा कि वायर वहाँ से वहाँ तक ड्रॉ करके ले जाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोकल वेरिएबल यूज़ करें, वो सही नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम जो है वी आई को डिफ़िकल्ट करते हैं रीड करने में। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम ना मतलब होता क्या है कि मोर डिफिकल्ट टू रिफ्रैक्टर बिकॉज द हायर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे ना, इफ़ दैट द चेंजेस इंट्रोड्यूस एरर, कुछ चेंजेस करते हैं हल्का सा, तो पॉसिबल है कि उसमें एरर्स आएंगी। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर कहीं छोटी सी जगह चेंज किया गया और उसका कनेक्शन कहीं बहुत पीछे से जुड़ा हुआ है, तो वो चेंजेस करने में डिफिकल्ट आती है। ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए, व्हेन यू रिफ्रैक्टर अ कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम मेक माइनर चेंजेस एंड टेस्ट द कोड फ्रीक्वेंटली। छोटे छोटे चेंजेस करते हुए, हर जैसे छोटा चेंज किया देन टेस्ट किया, छोटा टेस्ट किया और चेंज किया। सो मेक माइनर चेंजेस एंड टेस्ट द कोड फ्रीक्वेंटली। इससे हम रिफ्रैक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम दिखाई गई है और ये एक रेफ्रेक्टर्ड वीआई है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये चेक किया गया है कि अब जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ठीक है कि नहीं है यूज़र के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इस चीज़ को, इस कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को इसने बहुत ईजिली तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ इंडेक्स, दो इंडेक्स का यूज़ किया जा रहा था एरे साइज का, वो इसने यहाँ से रिप्लेस किया। उसकी जगह इसने बस सर्च वन डी एरे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कंपैरिजन यूज़ किया हुआ है कि दोनों को कम इक्वली चेक किया, देन उसका एंड किया, देन फिर वो दिखा रहा है कि एक्सेस ग्रांटेड और नॉट। यहाँ पर इसने सिर्फ एक ही यूज़ किया हुआ है और सही तरीके से, मतलब इसने कोड को रीडेबल और मेंटेनेबल बनाया है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसको इसने रेफ्रेक्टेड वीआई में कन्वर्ट कर दिया है। जस्ट एक इसी तरह ना, जिसने मुझे जिस एक दिन मैंने फिबोनाची सीरीज बनाया था, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, फिर आपने उसको सॉर्ट किया। हाँ,
कि उस फिबोनाची सीरीज में आपने दो शिफ्ट रजिस्टर अलग अलग यूज़ किए थे, वैल्यूज़ पहले से शिफ्ट रजिस्टर से दूसरे में, फिर दूसरे का पहले से, और बहुत सारे कंपैरिजन, और फिर आउटपुट निकाल के फिर आगे कुछ कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तो रीडेबिलिटी भी खराब कर रही थी, ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज जो एक्स्ट्रा यूज हो रहे थे वो फालतू के थे, ठीक है। तो उसको रिमूव करके जो फिबोनाची सीरीज एक सिंपल एक शिफ्ट रजिस्टर से बनाया, वो एक सही तरीका था, बिल्कुल सही। सो एक एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 4_1। सो ये आपको करनी है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं। Use the following refactoring checklist to help determine if you should refactor a VI or not. If you answer yes to any of the item checklist, I will the ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको उसमें मतलब चेंजेस करने चाहिए, जैसे डिसऑर्गेनाइज है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ला ब्लॉक डायग्राम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। जो नेमिंग है और जो डिज़ाइन है, जो आइकन्स हैं वो सही नहीं है, बहुत गंदे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। जैसे टेम्परेचर में रीडिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर एक्विजिशन कर रहे हैं, लेकिन अब उस पर सिंपली ऐसे ही जो बाय डिफ़ॉल्ट आइकन रहता है वो रहने दिया, या फिर कुछ और लगा दिया है, ठीक है, नेमिंग कर दी है, जस्ट आइकन यूज़ नहीं है उसमें, तो वो और नेमिंग नहीं की है कि उस वीआई की ऑब्जेक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, नुमेरिक या कंट्रोल या कोई इंडिकेटर, तो पता लगना चाहिए कि वो इंडिकेटर में वैल्यू एक्चुअली वो एक्चुअली स्टोर किस चीज़ की हो रही है उस इंडिकेटर में, या कंट्रोल जो वैल्यू दे रहा है तो वहाँ से वैल्यू क्या फेच करके आगे पास कर रहा है, ठीक है। तो वो नेमिंग करने से वो चीज़ें सही रहती है, रीडेबिलिटी बढ़ती है उससे। अननेसेसरी लॉजिक जैसे हमने देखा यहाँ पे कि फालतू में वो की स्ट्रक्चर और अनबंडल और बंडल चीज़ें की गई थी, और थोड़ा लॉजिक चेंज किया गया, और जिससे अननेसेसरी लॉजिक को हमने हटाया, ठीक है। डुप्लीकेटेड लॉजिक को हटा सकते हैं, एज अ सबवीआई हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको देखा जा सकता है। एज अ सबवीआई जो है डुप्लीकेटेड लॉजिक को रिप्लेस कर सकता है, और उससे कोड भी आपका छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इफ़ एनी चेंजेस अगर आपको करने पड़ते हैं इन फ्यूचर तो वो ईजिली आप कर सकते हैं। एक सब वे में करेंगे, सब जगह जहाँ जहाँ वो कॉल हो रही होगी वो हवा रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। डेटा फ्लो होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि डेटा फ्लो नहीं है तो उसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तो डेटा फ्लो होना चाहिए एक सही तरीके से। और देन कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम है, सो आप उसको चेक कर सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सब वीआईज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम्स, आइकन्स, टिप स्टेप डिस्क्रिप्शन, इन सब का यूज़ करके आप कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को शॉर्ट कर सकते हैं, ओके। सो यस, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। इसमें जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी जस्ट वो आपको फिनिश करनी है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग द यूजर इंटरफेस, ओके। इसमें अभी कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज प्लीज कर लीजिएगा, ओके।